नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ संख्या 12, पाठ का नाम है समास। तो आज हम समास टॉपिक करने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण का समास जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके लिए इसमें क्या है, बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो लेकिन हमें कन्फ्यूजन में नहीं होना है, हमें अच्छे से इसको समझना है कि समास होता क्या है। हम कुछ इसके बारे में जानते हैं, कुछ और जानने की कोशिश करेंगे, कुछ नया सीखेंगे आज के टॉपिक के माध्यम से। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, समास। तो सबसे पहले देखिए समास होता क्या है। समास होता क्या है, किस तरह के वाक्य होते हैं उसमें, किस तरीके से समास का प्रयोग किया जाता है, समास के कितने प्रकार होते हैं और समास के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन सा समास किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके सामने ये कुछ वाक्य लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो इनको पढ़िए। सबसे पहले है हमारा वाक्य, देखिए, हम सभी ने गृह में प्रवेश किया। हमने वाक्य में क्या पढ़ा कि हम सभी ने गृह में प्रवेश किया, यानी नए घर में कोई घर के अंदर प्रवेश किया। तो आगे देखिए, ये सेम वाक्य ऐसे ही लिखा गया है, हम सभी ने गृह प्रवेश किया। अब ये देखिए, यहाँ गृह में प्रवेश किया, गृह में प्रवेश किया और घर में गृह प्रवेश किया, गृह प्रवेश किया। इन दोनों में वैसे तो कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं है ना। गृह में प्रवेश करना भी मतलब घर के अंदर गए, और गृह प्रवेश यानी घर के अंदर जाना, दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन इनका गृह में प्रवेश किया इसको हमने संक्षेप में लिख दिया, यानी उसका गृह में प्रवेश का छोटा रूप हमने क्या लिखा, गृह प्रवेश लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, गृह प्रवेश। जो ये गृह प्रवेश लिखा है वो ये क्या है, समास है। क्या है, समास, यानी समास विग्रह बोलते हैं इसे। जैसे हमारे हिंदी में एक टॉपिक और होता है ना, समास के साथ होता है एक संधि और एक होता है समास। संधि में हम क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, संधि का तो विच्छेद करते हैं, यानी टुकड़े करते हैं, संधि विच्छेद। संधि में तो क्या करते हैं, विच्छेद करते हैं, लेकिन समास में क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं, यानी उसका संक्षिप्त रूप लिखते हैं, छोटा रूप लिखते हैं। और समास क्या करते हैं, समास विग्रह, यानी उनको बड़े रूप को छोटे रूप में लिखते हैं। तो वैसे तो संधि में भी बड़े रूप को छोटे रूप में लिखा जाता है, लेकिन संधि तो विच्छेद करते हैं, लेकिन समास विग्रह करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि समास का विग्रह कैसे किया जाता है, कौन से शब्दों को किस तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। अब आगे वाला वाक्य देखिए, यह विद्या के लिए आल्य है, यह विद्या के लिए आल्य है। तो हमने यहाँ दूसरे वाक्य में क्या लिखा है, यह विद्यालय है। अब देखिए, इसका संक्षिप्त रूप लिखा है हमने, विद्या के लिए आल्य शब्द के लिए इतना जो वाक्य है, इतना बड़ा जो वाक्य है, उसके लिए हमने क्या शब्द यूज किया, विद्यालय। तो विद्यालय का मतलब भी क्या होता है, विद्या के लिए आल्य। विद्यालय का मतलब क्या होगा, विद्या के लिए आल्य, यानी ये हमने क्या कर दिया, समास विग्रह कर दिया, यानी इतना जो बड़ा वाक्य था उसका संक्षिप्त रूप लिख दिया, जिसका अर्थ क्या है, सेम है, उसमें अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता। जब हम समास विग्रह करते हैं तो उसके अर्थ में, यानी वाक्य के अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता, अर्थ सेम का सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो वाक्य और समझ लेते हैं। मेरा घर 4 राहों के पास है, मेरा घर 4 राहों के पास है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा घर कहाँ है, उस जगह पर है जहाँ से 4 रास्ते जाते हैं। कहाँ है, उस जगह है जहाँ से 4 रास्ते जाते हैं, 4 राहों के पास है। अब हमने अगले वाक्य में क्या लिखा है, विग्रह करके देखिए क्या लिखा है, मेरा घर चौराहे के पास है। चौराहे का मतलब भी क्या होता है, 4 राहों का, 4 रास्तों का जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं चौराहे। तो ये क्या हो गया, समास विग्रह हो गया, यानी जो ऊपर हमने 4 राहों के शब्द के 4 राहों शब्द लिखा है, उन शब्दों का प्रयोग किया है, उसके जगह हमने क्या शब्द यूज कर लिया, चौराहों।
यानी उसका संक्षिप्त रूप लिख दिया। अब अगला देखिए, बिरबल राजा के महल में गया। बिरबल राजा के महल में गया। अब अगले वाक्य में हमने क्या लिखा, इसका संक्षिप्त रूप में किस तरीके से लिखेंगे, बिरबल राजमहल में गया। राजमहल यानी राजा का महल। कौन सा महल, राजा का महल। तो यहाँ इसका राजमहल का मतलब भी क्या बन रहा है, राजा का महल। और अगर हमने ये लिखा कि बिरबल राजा के महल में गया, तो उसका मतलब है क्या हुआ, राजमहल हुआ। तो ये होते हैं समास विग्रह। समास विग्रह, तो राजा के महल वाक्य के लिए हमने समास को संक्षिप्त करके लिखा, कोई उन शब्दों को संक्षिप्त करके लिखा, तो क्या लिखा, राजमहल। जैसे कि कई बार अपने बोलते हैं ना, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो ये हमने लिखा राजा का पुत्र। राजा का पुत्र इतना बड़ा वाक्य दिया, इसके लिए हमने इसका संक्षिप्त रूप क्या लिखेंगे, राजपुत्र। राजपुत्र, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, और राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, यानी इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। राजा का पुत्र ये शब्द न लिखकर हमने अगर राजपुत्र लिखा, तो वो क्या हो गया, शब्दों का संक्षेपीकरण हो गया, यानी छोटा रूप। शब्दों का क्या हो गया, छोटा रूप हो गया। अब आपको समझ में आ गया ना कि संक्षेपीकरण क्या होता है, यानी बड़ा वाक्य लिखा हुआ है उसका संक्षेप में बता देना, उसका अर्थ में परिवर्तन न होना, वही क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले समास विग्रह की परिभाषा लिखेंगे। समास की परिभाषा भी हम क्या लिखेंगे, तो समास की परिभाषा लिखते हैं। शब्द समूहों, परिभाषा में लिखेंगे, शब्द समूह को संक्षिप्त यानी छोटे रूप में संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास, शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या करने की प्रक्रिया को, शब्द समूह यानी शब्दों का जो समूह, जैसे विद्या के लिए आर्य, ये क्या हो गया, शब्दों का एक समूह हो गया, उसको संक्षिप्त करना यानी छोटे रूप में लिखना। जैसे कि हमने लिखा विद्यालय, विद्या के लिए, आर्य के लिए हमने क्या लिखा, विद्यालय। तो विद्यालय जो लिखा है वो क्या हो गया, उसका संक्षिप्त रूप हो गया। शब्दों का संक्षिप्त रूप करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। आई बात समझ में कि समास किसे कहते हैं, कि शब्दों का समूह यानी एक शब्दों का समूह, उसको संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है समास के प्रकार। अब बात करते हैं हम समास के प्रकारों की, कि समास के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेद, या हम ये भी कह सकते हैं कि समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं। हमारी हिंदी व्याकरण में समास के 6 भेद माने गए हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समास के भेद या प्रकार। समास के भेद या प्रकार, तो समास के कितने भेद माने गए हैं, 6 भेद माने गए हैं। कितने, 6 मुख्य भेद माने गए हैं। अब हम इन पे अलग अलग चर्चा करेंगे कि 6 भेद, पहले हम बात कर लेते हैं 6 भेद होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले होता है, इसका कोई क्रम निश्चित नहीं है, आप पहले वाला बाद में लिख सकते हो, बाद वाला पहले लिख सकते हो, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनके नियमों में अंतर है। तो हम नियम को आगे पीछे नहीं कर सकते। हमने जैसे मान लो यहाँ अव्ययीभाव समास लिखा है, तत्पुरुष समास भी लिख सकते हैं, द्विगु समास भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है, उनके नियमों में अंतर होता है। भेद को हम आगे पहले वाला लास्ट में लिख सकते हैं, लास्ट वाला बाद में, यानी उनका क्रम जो है, उनको क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है, उनको किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला भेद हमने लिखा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पहला भेद है समास का, तत्पुरुष समास।
मैंने बताया ना आप क्रम चेंज कर सकते हो, कर्म वाइज लिखने की जरूरत नहीं है। तत्पुरुष समास के बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तीसरा है हमारा कर्मधारय के बाद द्विगु समास। द्विगु समास। चौथा मैं यहां लिख देती हूं। चौथा है द्वंद्व समास, इसे बोलते हैं द्वंद्व समास। पांचवा भेद है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। और छठा और अंतिम भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। तो अब देखिए समास के कितने भेद बताए हैं मैंने? 6। कौन कौन से? तत्पुरुष समास। आप तत्पुरुष क्या है? अव्ययी भाव समास भी लिख सकते हो, यानी इनका क्रम चेंज कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आगे पीछे इनको लिख सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने तत्पुरुष लिखा है पहला भेद, तो आप तत्पुरुष ही लिखो। तो इसको आप उल्टा पुल्टा भी बता सकती हो। बच्चे बोलते हैं ना कि मैम उल्टा पुल्टा लिख सकती है क्या? तो हाँ, हम इनको उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, यानी आगे पीछे इनको क्रम को चेंज कर सकते हैं। पहला है हमारा तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, और पांचवा है बहुव्रीहि समास, और छठा है अव्ययी भाव समास। तो समास के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो मैंने यहाँ उनको मिक्सअप करके बोल दिया ना, सेम क्रम में नहीं बोला, या कर्मधारय समास, सॉरी कर्मधारय नहीं बोला था मैंने। तो ये सारे क्या है? समास के भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो अब हम इन 6 भेदों को क्रम वाइज इन 6 भेदों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से भेद को कैसे पहचान की जाएगी, कौन से वाक्य में तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, या द्वंद्व समास है, या कर्मधारय है, या अव्ययी भाव है, कौन सा समास है। तो उन पे हम अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। इससे पहले हम समास विग्रह के बारे में और जान लेते हैं कि समास विग्रह का मतलब क्या होता है। समस्त पद को तोड़कर लिखने को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पदों को तोड़कर, समस्त पद यानी जितने भी वाक्य में जो शब्द है उनको तोड़कर नया शब्द लिखने को क्या कहती है? समास विग्रह कहते हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं तत्पुरुष समास की, कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? जिस समास में दूसरा पद, कौन सा पद? दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद यानी जो बाद का पद होता है, जैसे कि यहाँ परलोक गमन, जो गमन है ये कौन सा है? दूसरा पद है। तो ये कौन सा पद हो गया? दूसरा पद हो गया। तो दूसरा पद प्रधान होता है, और समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच, किसके बीच? दोनों, ये पूरा जो पद बनाया है समस्त पद, यानी किसकी बात हो रही है? पूरे पद की बात हो रही है। समस्त पद को बनाते समय दोनों पदों के बीच, इन दोनों पदों के बीच में क्या हो रहा है? एक कारक चिन्ह का लोप हो गया है। लोप का मतलब यानी उसको छुपा दिया गया है। लोप का मतलब छुपाना। तो कारक, दोनों पदों के बीच के कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहती है। यानी दोनों पदों के बीच का जो कारक होता है या जो चिन्ह होता है उसका लोप कर दिया जाता है, यानी उसे छुपा दिया जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ये शब्द है, ये तो हमने शब्द दिए हुए, ये क्या है? समस्त पद है, यानी दोनों पदों को, उत्तर पद यहाँ बात कर रही है ना, दूसरा पद और कौन सा पद? दोनों पदों को, दूसरा पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय
यानी इसका जो दूसरा पद है वो प्रधान है, यानी दोनों पदों को मिलाया गया है, दूसरे पद को और प्रथम पद को मिलाया गया है पूर्व पद, दूसरा पद और पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब क्या होता है? पहले वाला, और उत्तर पद का मतलब क्या होता है? बाद वाला। यहाँ पूर्व पद कौन है? प्रलोभ है। उत्तर पद कौन सा है? गमन है। उत्तर पद कौन सा है? गमन है। तो उन दोनों पदों के बीच क्या है? एक कारक आता है जिसका लोप कर दिया गया है, उसे ही क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये तो है हमारे समस्त पद, हमें यहाँ लिखना है पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह, यानी समास का विग्रह कैसे किया गया। तो अगर हम समास विग्रह करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? जैसे कि हमारे पास शब्द है परलोक गमन, तो इसमें जो परलोक है वो कौन सा पद है? हमारा पूर्व पद, यानी पहले का पद, यानी जो पहले लिखा जाता है, जो शब्दों में, यानी जो हमारा शब्द है उसमें पहले पद कौन सा लिखा गया? परलोक। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? परलोक। परलोक उत्तर पद, परलोक के बाद क्या है? गमन, तो हमने उत्तर पद में क्या लिखा? गमन। तो अब देखिए परलोक गमन क्या बन गया? दोनों समस्त पदों को, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? परलोक गमन। क्या बन गया? परलोक गमन। जब उसका समास विग्रह, परलोक गमन का समास विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? परलोक को गमन, परलोक को गमन। अब देखिए इसका विग्रह कैसे किया गया है? परलोक को गमन, जो को है वो हमारा क्या है? यहाँ कारक चिन्ह है, तो क्या है? कारक चिन्ह है। तो इसका विग्रह करने पर बन गया परलोक को गमन, और उसको जब इनको समस्त यानी संक्षिप्तीकरण कर दिया गया परलोक को गमन को, तो क्या बन गया? परलोक गमन शब्द बन गया। ठीक है। अब देखिए विद्याहीन, तो विद्या क्या है? हमारा पूर्व पद है, और हीन क्या है? हमारा शब्द, हीन जो शब्द है, यानी जब इनके टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्याहीन। तो विद्या हमारा क्या हो गया? पूर्व पद हो गया विद्या, और उत्तर पद कौन सा होगा? हीन। यानी विद्याहीन जो शब्द है वो किससे मिला? किन शब्दों से मिलकर बना है? विद्या और हीन शब्दों से। यानी क्या है? समस्त पद दे रखा है ना, प्रथम पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान होता है, और समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच का कारक लोप हो जाता है। यानी विद्याहीन, विद्या और हीन के बीच का जो कारक था उसका लोप कर दिया गया है। तो यहाँ क्या बनेगा? विद्याहीन। तो विद्या जो है हमारा पूर्व पद है, और हीन जो है हमारा उत्तर पद है। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? विद्या से हीन, विद्या से हीन। तो यहाँ से जो है वो क्या है? इन दोनों शब्दों के बीच का क्या है? कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह है। ठीक है। नेक्स्ट है देशभक्ति। तो देश हमारा प्रथम पद है यानी पूर्व पद, और भक्ति हमारा उत्तर पद है यानी द्वितीय पद, जिसे हम द्वितीय पद भी बोल सकते हैं, दूसरा पद भी बोल सकते हैं। देशभक्ति क्या बन गया? देशभक्ति। तो देशभक्ति शब्द किससे बना है? देश और भक्ति से। जब इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? देश के लिए भक्ति। तो क्या लिखेंगे हम? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। अब देखिए के लिए, के लिए क्या हो गया? इसमें कारक चिन्ह हो गया। किनका? देशभक्ति शब्द का कारक चिन्ह का जो लोप हो रहा था, कौन शब्द का लोप हुआ है? यहाँ के लिए का लोप हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जन्मांध। जन्मांध यानी जन्म और अंधा। जब हम इसका विग्रह करेंगे जन्मांध का, जन्म और अंधा यानी जन्मांध। जन्म हमारा हो गया पूर्व पद और अंधा हो गया उत्तर पद। इनका समास विग्रह क्या होगा? जन्म से अंधा। जो क्या लिखेंगे? जन्म से अंधा, जन्म से अंधा।
इसका अर्थ क्या बन गया? जन्म से अंधा। यहाँ कौन सा कारक लग रहा है? से कारक का लोप हुआ है। कौन से कारक का? जन्मांत शब्द में कौन से कारक का लोप हुआ है? से कारक का लोप हुआ है। अगला है राष्ट्रपति भवन। तो हम सबसे पहले पूर्व पद लिखेंगे। पूर्व पद क्या हुआ? राष्ट्रपति। और भवन क्या हो गया हमारा? उत्तर पद हो गया। तो क्या बन गया? राष्ट्रपति भवन। तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति का भवन। तो जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति का भवन। अब यहाँ किसका लोप हो रहा है? कौन से कारक का लोप हो रहा है? का कारक का लोप हो रहा है। कौन से कारक का? का कारक का लोप हो रहा है। तो क्या बन गया? राष्ट्रपति का भवन। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति का भवन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शब्द है गुण युक्त। तो इसमें गुण हमारा क्या हो गया? प्रथम पद हो गया, यानी पूर्व पद। प्रथम पद का मतलब क्या होता है? पहले का पद। गुण क्या हो गया हमारा? पहला पद हो गया। और युक्त क्या हो गया हमारा? उत्तर पद हो गया। युक्त, गुण युक्त। गुण पूर्व पद, युक्त हमारा उत्तर पद। तो जब इसका समास विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? गुण से युक्त, गुण से युक्त, गुण से युक्त। अब देखिए यहाँ कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? से कारक का। जब विग्रह कौन से कारक का लोप हो रहा है? से कारक का लोप हो रहा है ना। तो ये जो इन कारकों का जो लोप होता है उससे ही हम क्या कह सकते हैं? समास विग्रह कहते हैं। तो यानी क्या होता है? लोप होता है। किसका? कारक चिन्हों का लोप होता है। वहां क्या होता है? दोनों पदों का। जैसे देखिए परिभाषा में हमने पढ़ा भी है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी ये कौन सा है? दूसरा पद प्रधान है। और समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। यानी हमारा पहला पद हो गया परलोक, दूसरा पद हो गया गमन। तो गमन कहाँ कर रहे हैं? परलोक गमन। गमन का मतलब होता है घूमना। कहाँ घूम रहे हैं? परलोक में। तो दूसरा पद प्रधान हुआ ना यहाँ, गमन यानी घूमना। कहाँ? परलोक में। विद्या से हीन। क्या है? विद्या से हीन है। देश के लिए भक्ति। भक्ति किसके लिए? देश के लिए। जन्म से अंधा। अंधा का कैसे है? जन्म से। राष्ट्रपति का भवन। भवन कौन सा? राष्ट्रपति का। गुण से युक्त। किससे युक्त? गुण से युक्त। तो यहाँ किसका लोप हो रहा है? कौन सा पद प्रधान हो रहा है? दूसरा पद प्रधान हो रहा है। और चिन्ह का लोप हो रहा है। तो वो कौन क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। आगे बात समझ में। अब अगला हमारा समास का भेद है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास करने से पहले हम कर्मधारय समास दूसरा भेद है। ये समास का दूसरा भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास करने से पहले हम तत्पुरुष समास के कुछ और जो उदाहरण है उनके बारे में चर्चा कर लेती है। सबसे पहले है माखन चोर। तो माखन चोर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? माखन को चुराने वाला। माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला। ये क्या हो गया? इसका समास विग्रह हो गया। तो इसमें कौन से कारक का लोप हो रहा था? को का। को जो कारक है उसका लोप हो रहा है। माखन को चुराने वाला। समास विग्रह किया तो क्या बन गया? माखन को चुराने वाला। अगला शब्द है हमारा चिकित्सालय। चिकित्सा के लिए आलय। तो क्या बनेगा? चिकित्सा के लिए आलय। जब हमने इसका विग्रह किया तो क्या किया? चिकित्सा के लिए आलय। चिकित्सा के लिए आलय। के लिए किसका लोप हो रहा है? यहाँ कौन से कारक, कौन से चिन्ह का लोप हो रहा है? कारक चिन्ह का। के लिए कारक चिन्ह का लोप हो रहा है।
तो क्या बन गया? चिकित्सा के लिए आल्य। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। कैसे करेंगे इसका समास विग्रह? गृह में प्रवेश। गृह में प्रवेश यानी में कारक का लोप हो रहा है। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। क्या करेंगे? हस्त से लिखित। हस्त से लिखित। कौन से कारक का लोप हो रहा है? से कारक का लोप हो रहा है। भयभीत, भयभीत का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? भय से भीत। भय से भीत। भय से भीत। यहाँ कौन से कारक का लोप हो रहा है? से कारक का लोप है। देव आल्य, देव के लिए आल्य। देव के लिए आल्य। तो यहाँ कौन सी कारक का लोप हो गया? कौन सी कारक चिन्ह का लोप हुआ है? के लिए कारक चिन्ह का लोप हुआ है। के लिए कारक चिन्ह का लोप होकर क्या बन गया? इसका जब हमने समास विग्रह किया देवालय का तो क्या बन गया? देव का आल्य। यहाँ यहाँ क्या होगा? देव का आल्य। के लिए नहीं, देव के लिए नहीं होगा, देव का आल्य। देव का आल्य यानी जो देवतागण है उनका आल्य। तो क्या बन गया? देव का आल्य। तो इस तरीके से हमने समास का विग्रह करना है। अगर हमें विग्रह किया हुआ मिलेगा, जैसे मान लो आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए सीधा माखन को चुराने वाला, तो आप क्या करोगे? माखन चोर। चिकित्सा के लिए आल्य, तो आप क्या लिखोगे? चिकित्सालय। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। हस्त से लिखित, हस्तलिखित। भय से भीत, भयभीत। देव का आल्य, देवालय, है ना? तो हमने क्या लिखा? जो ये विग्रह किया हुआ है इनका समस्त पद बना के लिखा। जब हम इनका समस्त पद बना के लिखेंगे तो किस तरह, मैंने बताया ना किस तरह से लिखेंगे? माखन को चुराने वाला माखन चोर, चिकित्सा के लिए आल्य चिकित्सालय। इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। तो आज हमने कौन सा समास का कौन सा भेद किया है? तत्पुरुष से समास किया है। अगला हमारा दूसरा है, समास का दूसरा भेद है कर्मधारय समास, जो हम अगले वीडियो में करेंगे। क्योंकि अगर हम एक साथ करेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप पहले तत्पुरुष समास को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे से दोबारा फिर पूछ सकते हो, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से, सभी बच्चे इसे अच्छे से पढ़ना। ओके, जय हिंद, जय भारत।